हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। तो हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस। तो क्लास 7 की साइंस में हम 2 चैप्टर कर चुके हैं और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको उसका लिंक मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है रेशों से वस्त्र तक। देखो ये चैप्टर हमने पढ़ा है, ये चैप्टर हमने पढ़ा था 6 में भी। तो 6 में हमने पढ़ा था जो पादपों से हमें रेशे प्राप्त होते हैं उनके बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जंतु रेशों के बारे में, जो हमें जंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से जंतु हैं जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं? एक तो आपको पता होगा, एक तो जैसे भेड़ है, ये भेड़ से हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। और जो बकरी है, जो याक है, तो कुछ जंतु है जिनसे हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। तो देखिए आप, और जैसे आपको पता है कि जो भेड़ की ऊन होती है और किस मौसम में काटते हैं? गर्मियों के मौसम में ऊन काटते हैं। तो जो मुख्य ऊन प्रदान करने वाले जो जंतु है कौन कौन से होते हैं? मुख्य आपने देखा होगा, जो ये याक हो गया हमारा, जो ऊँट की कुछ नस्लें होती हैं, ऊँट की कुछ नस्लें जैसे कि लामा हो गया, लामा, और ये एल्पेका हो गया, और जैसे अंगोरा बकरी है और ये बकरी है। तो ये सब क्या है? ये ऊन देने वाले जंतु है हमारे। तो बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जा सकती है। जो अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम सॉफ्ट फर होते हैं और ये बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं, जो ज़्यादा ठंड में हमारी काम आती हैं। तो फिर आगे देखते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशों से ऊन तक। जैसे कि हमने ये जो भेड़ बकरी है, इनसे जो उनकी जो ऊन थी उसको काट दिया, ऊन को जो उतार लिया। अब देखो ऊन कैसे उतारते हैं? जैसे इंसान शेविंग करता है तो सेम ऐसे ही जो याक है हमारे, जो भेड़ है, उनकी ऊन ही उतारी जाती है। तो रेशों से किस प्रकार से ऊन बनती है, ये पूरी प्रोसेस है, ये हम अभी जानने वाले हैं। तो ऊन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? भेड़ों बकरियों को पाला जाता है, फिर उनके बालों को काट कर उन्हें संशोधित करके उन्हें बनाई जाती हैं। तो इस प्रक्रम में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम देखिए भेड़ पालन और प्रजनन, ये तो हमें पता ही है। चलो, जैसे कि हम जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र, जो कुछ क्षेत्र है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो यहाँ पे हमने अक्सर जो भेड़ों के झुंड है वो देखा होगा। भेड़ शाकाहारी होते हैं और ये क्या खाते हैं? चरे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे खाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशों को ऊन में कैसे संसाधित किया जाता है। तो कुछ जो चरण हैं, कुछ जो स्टेप्स हैं, जिनमें ये जो रेशे हैं वो ऊन बनने तक के कुछ प्रोसेस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? जो भेड़ होते हैं, भेड़ों की बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारा लिया जाता है। तो उसे हम कहते हैं ऊन की कटाई। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऊन की कटाई। तो ऊन की कटाई कैसे की जाएगी? अब जो भेड़ की बाल उतारने के लिए उसी मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिस मशीन से जो हमारे इंसानों की ह्यूमन्स के हेयर कट किए जाते हैं, तो उस मशीन से उतार लेंगे हम भेड़ की के जो रेशे होते हैं, भेड़ के जो बाल होते हैं वो उतारेंगे। तो अब बात करें नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो ये बाल उतारे हैं भेड़ के, तो उनको क्या करेंगे? टंकियों में अच्छी तरह से डालकर धोएंगे। टंकियों में जाके उनको अच्छी तरह से धोएंगे, जिससे कि जो भी गंदगी थी, डस्ट थी, वो सारी उतर जाए यहाँ पे। तो उसके बाद देखो यहाँ पे, ये देखिए, तो यहाँ पे जो सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ, ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, बर्ग की छटाई और रंगाई और रीलिंग। तो यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं। हमने उस क्या किया था, उन जो भेड़ के बाल थे उनको काट लिया था, उसको टंकी में डालकर साफ़ कर लिया था, चिकनाई धूल और जिससे मिट्टी निकल जाए। तो जो ये चिकनाई धूल मिट्टी को हटाना, इसको कहेंगे अभिमार्जन करना। और जो आजकल अभिमार्जन को मशीनों के द्वारा करते हैं। तो अभिमार्जन के बाद स्टेप में 3 में हम क्या करेंगे? छटाई। छटाई का मतलब है कि वहाँ से जिन बालों में गांठें पड़ी हुई हैं उनको यहाँ से अलग कर देंगे, और जो रोमिल और रोएदार बाल हैं उनको यहाँ से साफ़ करके अलग कहीं भेज देंगे। तो चौथे चरण में हम पहुँच गई है। स्टेप 4 में हम करेंगे जो बाल हैं, जो उनको सुखाएंगे, और सबसे पहले बालों में जो छोटे छोटे कोमल और फूले रेशे उनको छाट लेंगे, जिन्हें हम कहेंगे बर। और ये वही बर होते हैं, कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात क्या होगा कि रेशों को पुनः भी मार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाएगा। तो स्टेप 5 में हम क्या करेंगे? अब देखो रेशे हो चुके हैं। आमतौर पर जो ये बाल होते हैं, जो रेशे होते हैं, कैसे होते हैं? तो ब्लैक होंगे या ब्राउन होंगे या फिर कैसे होंगे? हमारे वाइट होंगे। तो इनकी अब हम क्या करेंगे? इनकी करेंगे हम रंगाई, विभिन्न रंगों में इनको रंग देंगे। तो उसके बाद स्टेप 6 में क्या करेंगे? इसे कहेंगे रीलिंग। जो रेशे से उनको क्या किया?
अब रीलिंग का मतलब रेशे को सीधा करके सुलझाया गया, फिर लपेट कर उनसे धागा बना लिया और धागों को क्या किया गया, धागों को एकत्रित किया गया है और एकत्रित करके क्या करेंगे, उनको स्वेटर की ऊन के रूप में इकट्ठा कर लिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं नीचे रेशम। रेशम क्या होता है? रेशम के रेशे भी जानवर रेशे होते हैं। क्या होंगे इनको भी क्या बोलते हैं, जानवर रेशे, क्योंकि अब रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम में प्राप्त होता है जो रेशम का कीड़ा होता है, वहाँ से रेशम बनता है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर यहाँ पे कहते हैं। अब हमने देखा होगा कि हमने अक्सर सुना है कि जो रेशम की खेती किस प्रकार से होती है। आपने सुना होगा कि जो रेशम की खेती है वो शहतूत के पेड़ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि जो रेशम का कीट होता है उसका जीवन चक्र किस प्रकार का होता है। सबसे पहले जो मादा रेशम कीट होती है वो अंडे देती है, जिनसे क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या फिर रेशम कीट कहलाते हैं। वे आकार में वृद्धि कर जाते हैं, फिर कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार यहाँ पे हो जाते हैं, जिसे क्या कहेंगे, प्यूपा। अब जो प्यूपा होता है वो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है और यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। तो अब जो जाल है ना, यही सूखकर क्या बनता है, यही सूखकर रेशम बन जाता है। अब देखो जो जाल सिर की इस गति के समय जो जाल है ये बना दिया इन्होंने, तो इस जाल में जैसे वो जो प्यूपा है वो एक्टिविटी करता है, तो घूमता फिरता है, तो क्या होता है, उसके सिर से एक प्रोटीन निकलता है जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रेशम प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो नर है ये मादा है, मतलब देखिए अब यहाँ पे वयस्क रेशम कीट है। रेशम का कीट कैसा होता है यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसका जो पूरा जीवन चक्र वो दिखाया गया है यहाँ पे कि शहतूत की पत्ती पर जो मादा रेशम कीट है वो किस प्रकार से अंडे देती है। इस प्रकार से अंडे हो गए यहाँ पे, फिर ये रेशम कीट ऐसा होता है, फिर इसके बाद ये कोकून बन जाता है, फिर उसके बाद ये लास्ट में कोकून में जो विकसित कीट होता है विकासशील, वो इस प्रकार से होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रेशम का धागा होता है वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो अलग अलग दिखाई देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का रेशम होता है। अब देखो रेशम के टाइप में टसर रेशम होगा, मूंगा रेशम हो गया, कोसा रेशम होगा, तो विभिन्न प्रकार की किस्में होती है रेशमों की भी। ओके, जो सबसे सामान्य रेशम कीट कौन सा, सबसे नॉर्मल कीट होता है वो होता है शहतूत रेशम कीट है। और इनसे क्या कौन सा रेशा बनता है, इनसे बनता है फाइबर, मृदु चमकीला और लचीला जो रेशा होता है वो इसे बनता है और इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। और हम जैसे कि हम सबको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो कीटों का पालन है, जो रेशम कीट की खेती है, वो बहुत ज़्यादा प्राचीन व्यवसाय है भारत का। भारत में काफ़ी पिछले समय से होता आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो रेशम कीट का पालन किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे जो मादा रेशम कीट होती है वो एक बार में सैकड़ों अंडे देती है और अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। और ये रेशम कीट पालक क्या करेंगे, इन अंडों को उचित तापमान पर रखेंगे जिनसे कि अंडों से लार्वा निकल आए, और उसके बाद क्या करेंगे, शहतूत के वृक्षों पर इनको रख देते हैं। और बाद में जो कीट होते हैं ये रात दिन शहतूत के पत्तों को खाते रहते हैं और अपने साइज से काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा दिया जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद यहाँ पे ये वृद्धि कर जाते हैं और कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में यहाँ पे चले जाते हैं। और जहाँ पे ट्रे में छोटी रैकेट टहनियाँ रख दी जाती जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर या रेशम कीट कोकून बनाते जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। अब बात करेंगे कि रेशम का संसाधन किस प्रकार का। रेशम जो फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है, फिर उन्हें पानी में उबालेंगे और इस प्रक्रिया में रेशम के जो फाइबर होते हैं वे अलग हो जाते हैं। और रेशम के रूप में यहाँ पे क्या होता है कि कोकून से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। अब देखो मैंने आपको रीलिंग बताई थी, जो धागों से हम जो बाल है, बालों से हम धागे बना रहे हैं ना, तो वो थी रीलिंग यहाँ पे। और रीलिंग कौन करेगा, रीलिंग करेगी मशीन। तो देखो आज का टॉपिक ये है कि आज का टॉपिक में क्या सीखा हमने कि जंतुओं से रेशे किस प्रकार से प्राप्त होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो जंतुओं से रेशे हैं वो 4 स्टेप में हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि रेशों को, जो बालों को, भेड़ों की जो स्किन है वहाँ से हटाया जा रहा है। हटा के स्किन से जो बाल उनको हटाया, उनको साफ़ सुथरा किया, फिर वहाँ पे जो गठन वठन थी उनको निकाला, फिर उनको सुखा के फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उनकी जो कलर वलर डालना था वो किया। उसके लास्ट स्टेप में उनकी रीलिंग की थी।
तो इस प्रकार से जो जंतुओं से हमें रेशे प्राप्त होते हैं और रेशों से हम क्या क्या बनाए, हमने ऊन बनाई और ऊनों से क्या बनते हैं, स्वेटर वगैरह जो भी बन जाते हैं। इस तरह से उनका यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो में क्या कमी थी, क्या कमी रह गई, मुझे कैसे और कराना चाहिए था, आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।